कुछ स्टार्ट करते हैं ना आज का। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था इससे पहले ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। हाँ, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, है ना। और जो आज का आपका टॉपिक है वो है रियोस्टेट, है ना। रियोस्टेट, बच्चे जो आपको फोटो दिख रही है ना, इस टाइम आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है बच्चे, रियोस्टेट है। ये एक डिवाइस है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए। जो इनकी करंट में जो रेजिस्टेंस है उसको वेरी करने के लिए, है ना। इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे एक बार, चलो मैं इसको समझाऊंगा, जब इसका डायग्राम समझेंगे ना तब आपको इस इन फिगर से मैं बताऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि रियोस्टेट की डेफिनेशन क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट वेरिंग द रेजिस्टेंस। मतलब कि हमें रेजिस्टेंस में जब चेंज करना होता है ना, तो हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। अगर कोई आपके पास कंडक्टर है ना, मान लो ये आपके पास वायर थी, या आपके पास दो वायर्स थी। एक की थिकनेस हमने मानी कितनी? 5 mm। और इसका साइज मैं मान लेता हूँ कि ये 1 मीटर की तार है, ठीक है। 1 मीटर है। और वहीं पे दूसरी तरफ मैंने एक और वायर ली है, जिसकी थिकनेस थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। मान लो इससे डबल थिकनेस की है, ठीक है। ये 10 mm की है। और इसकी जो लेंथ है वो भी इससे डबल है, यानी कि 2 मीटर की है। अब देखो बच्चे, रेजिस्टेंस जो है ना आपकी कैसे वेरी करती थी? आपकी वायर की, यानी कि जितनी लेंथ होगी वायर की, है ना, जितनी वायर की लेंथ होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, है ना। उसकी यानी कि जितनी लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। और जितनी कम लेंथ होगी या जितना कम डायमीटर होगा, है ना, उतनी रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी? लेंथ जितनी कम होगी, है ना, लेसर द लेंथ, क्या रहेगा? लेसर द रेजिस्टेंस। और जितनी, अगर मोर रेजिस्टेंस चाहिए तो आपकी
लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा ही बढ़ती जाएगी, है ना, इसका जितना डायमीटर होगा उसके हिसाब से ये बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चे, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये आपका जितना डायमीटर इसका ज्यादा होगा आपकी वायर का, उसके हिसाब से होता है। अब देखो ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ना, ये आपके रियोस्टेट में कैसे काम में आता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज, दो चार चीजें और है इसकी, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अब इसमें और पॉइंट्स थे। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है हमारी कंडक्टर में, है ना, जो भी हमने एक सर्किट बनाया है, उसमें जो भी यानी कि आपकी रेजिस्टेंस होगी उसको कम ज्यादा कर सकते हैं ना, कहीं हमें आगे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको वहाँ पे रियोस्टेट दिखाया जाएगा। कुछ ऐसे से सर्किट बनते हैं जहाँ पे हमें कभी रेजिस्टेंस हाई करनी होती है, कभी लो करनी होती है, तो उस जगह जो आपका डिवाइस यूज होता है वो आपका रियोस्टेट होता है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट, है ना, ये आपका जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना बच्चे, उसको भी कंट्रोल करता है। करंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, इन दिस सर्किट, क्या क्या करता है, एक तो ये इसकी हेल्प से हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं क्या, अपनी रेजिस्टेंस जो सर्किट में है। ठीक है, और ये क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है किसको, करंट को, जो हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है उस करंट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे नहीं कि जैसे जैसे आपकी रेजिस्टेंस कम ज्यादा करोगे तो उससे आपका करंट करंट भी कंट्रोल हो जाएगा। इसकी अब जैसे क्वेश्चन आता है आपको कि इसका आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, वैसे रेयरली आएगा, बट अगर बाई चांस आया, अगर आपको इसको समझाना है तो आप कैसे समझाओगे। मैं क्या करता हूँ, ऐसे से दो स्टैंड ले लेता हूँ। ठीक है, दो स्टैंड ले लिए मैंने, और एक काम करता हूँ कि मैं ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप, कैसे रोलर ले लेता हूँ एक, क्या आपके सिलेंड्रिकल शेप का रोलर आ गया जो इन स्टैंड से कनेक्टेड होगा, ऐसे करके कुछ। ठीक है, इस पे आती है आपकी क्या, वायर होगी मेटल की। ठीक है, ऐसे से इस पे रिवॉल्व होगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं, बट इसमें बड़ी माइनर सी छोटी छोटी होती है। और इसके ऊपर एक स्लाइडर होता है बच्चों, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ऐसे स्टैंड पे उसको होल्ड करने का बनाया हुआ कुछ। एक आपका ऐसा सा स्लाइडर होता है जिसपे सिलेक्टर लगा होगा आपका ऐसा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा स्लाइड हेड, है ना, ये आपकी आ जाएगी स्लाइड बार,
जिसपे आपका स्लाइड हेड जो है स्लाइड करेगा, यानी कि आगे पीछे कर सकते हो इसको आप। ये आपके ब्रैकेट्स आगे जिन पे यानी कि आपका ये पूरा apparatus खड़ा है, ठीक है। ये आपकी एलओए की वायर आ जाएंगी। बस फिलहाल इसमें इतना ही है, बाकी ये आपका रोलर है ना जिसपे वायर को रोल किया होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मान लो कहीं से कनेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ कहीं इसका पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ से भी इसको जोड़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हमें ना सर्किट्स में अपनी रेजिस्टेंस कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे जितनी जितनी आपकी वायर की लेंथ बढ़ती जाती है, अब देखो इस पे रोल करके ऐसे उसी करा है ना, तो हो सकता है ये 5 मीटर की 10 मीटर की है। अब मुझे मान लो कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही चाहिए, ठीक है। जैसे आपके जो सर्किट आपका चल रहा है, ठीक है, सर्किट पे आपके क्या है, कुछ यानी कि कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, उस वैल्यू पे आपकी रेजिस्टेंस चली है। मुझे क्या करना है, मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, मुझे हो सकता है कि उसमें 5 में चाहिए, मुझे 10 में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, मुझे जैसे मान लो कि मुझे 5 ओम्स की चाहिए है ना, और उसमें चल रही है 100 ओम्स की चल रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस आप चेक कर रहे हो उसके। तो उसमें मुझे चाहिए 5, यानी कि मुझे कम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने वायर की लेंथ को कम करूंगा, तो इस स्लाइडर को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है, कम करूंगा, इस तरफ ले जाऊंगा। जैसे ये आपका एक रेवोल्यूशन है, दो रेवोल्यूशन है, तीन है, चार है, पांच है, छह, ऐसे अप टू सोन और भी होंगे, है ना। तो मैं क्या करता जाऊंगा, अपने जो वायर की लेंथ है उसको कम करता जाऊंगा। कम करूंगा कैसे, इस स्लाइडर की हेल्प से। जैसे मैं इस स्लाइडर को इस तरफ लेफ्ट साइड करूंगा, है ना, तो आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कम होते रहेंगे। जैसे मैं इसको राइट की तरफ मूव करूंगा, तो आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ते रहेंगे, मतलब आपकी वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, है ना। लेफ्ट जाओगे तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और राइट जाओगे तो आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है बच्चे, ठीक है। यही काम होता है इसका, जो आपका रियोस्टेट है। अब इसको, ये तो हमने ऐसे एक डायग्राम बनाया है ना, अब इसको मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसा है ना आपका ये देखो, ये जो है ना आपका, ये देखो, ये क्या है आपके, देखो देखो, ये स्टैंड बनाया हुआ है ना आपके, जिस पे ये खड़ा है, ये आपके स्टैंड आ जाएंगे। ये आपका रोलर आ गया है ना, ये आपका रोलर आ गया। ये आपका स्लाइड बार आ गया। ये आपका स्लाइड हेड है। यहाँ पे ये जो है ना बच्चे, है ना, ये चीज, ये आपका सिलेक्टर आ जाएगा ना, जिससे कि आप नंबर ऑफ वायर सिलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने बताया था ना, छोटे छोटे नंबर्स पे ऐसे करके वायर सिलेक्ट, एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे करके देखो अप टू साउंड कितनी है। जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बढ़ रहे हैं ना, जो वायर आपकी लपेटी हो वो बढ़ रही है। और जैसे लेफ्ट की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपके कम हो रहे हैं। तो इस केस में जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे कहाँ, अपने उसके सर्किट के साथ, तो जैसे जिस अकॉर्डिंग हमें वहां पे रेजिस्टेंस चाहिए होगी, जितने भी ओम्स चाहिए होगी, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 100, 50, जितनी भी चाहिए, है ना, उसके हिसाब से हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। पढ़ा था ना हम लोगों ने, इसमें क्या लिखा था, मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए थे, इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस, और इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है। आपका करंट कैसे डिपेंड करता है, अगर आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, है ना, तो उसमें उस केस में करंट आपका क्या रहेगा, फ्लो होना कम हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब आपके करंट के पाथ में जो है कि रुकावट पैदा करती है, वो वाली चीज आपकी रेजिस्टेंस होती है। जितनी आपकी कम रेजिस्टेंस होगी, है ना, उतना करंट का फ्लो अच्छा होगा। और जितना यानी कि आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना फ्लो कंट्रोल या करंट का जो है वो कम होगा। तो इससे आपको पता लग गया कि रियोस्टेट से हम कंट्रोल कर सकते हैं किस चीज को, आपके फ्लो ऑफ करंट को, और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं किसको, रेजिस्टेंस को, है ना। इतना ही काम है बच्चे इसका, रियोस्टेट का। अब इसके एक और फिगर मैंने साथ में लगाई है, इसमें देख लो आप, ये प्रॉपर इसमें कोई एडवांस है ना, ये डिजिटल होगा आपका ये जो भी है। तो इसमें जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी वही है, यहाँ से आपके क्या करेंगे, कनेक्शन वगैरह हो जाएंगे, और ये आपको स्लाइड बार वगैरह आ गया, है ना। बाकी सारी चीज सेम है, जैसे आपकी लैब में जो होगा, जैसे कि ऐसा ऐसा या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक।
ये हो गया बच्चे आपका क्या, रियोस्टेट के बारे में। अब जो नेक्स्ट देखते हैं हम वो है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, है ना, कि आपकी जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे जिसपे, एक हमारा जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगी। चलो वो देख लेते हैं, है ना। तो इसमें आपका जो पहला फैक्टर है वो क्या कहता है, इसमें बोला है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। आपको ये मैंने पहले बताया था कि जितनी आपकी लेंथ होगी वायर की, उसी के हिसाब से आपकी रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। ये चीज हम पहले समझ चुके हैं ऊपर, कि जितनी आपकी दो वायर्स का एग्जांपल लिया था ना हम लोगों ने, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेजिस्टेंस को आप आर से लिखते हो, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिख दोगे और लेंथ आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी आपकी लेंथ होगी उसी के हिसाब से आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे मैंने बोला था कि आपकी 1 मीटर की वायर थी, है ना, 1 मीटर की वायर में आपकी रेजिस्टेंस मान लो कितनी है, 5 ओम्स है ना। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा, 2 मीटर कर दूंगा, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी आपकी डबल हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 ओम्स हो जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे करके आपके जो है इनकी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट फैक्टर क्या कहता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। ये भी चीज हम लोगों ने पढ़ ली है, कि हमारी जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। मतलब कि जो आपका वायर का डायमीटर होगा, है ना। ये जैसे आपकी वायर थी, ये आपकी वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लेंथ आ जाएगी, है ना। लेकिन ये जो बीच का एरिया है ना, जो इसका डायमीटर बन रहा है, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि जितनी आपकी डायमीटर होगी, यानी कि जितनी आपकी वायर की मोटाई होगी, है ना, उस पे भी यानी कि वो चीज डिपेंड करेगी आपकी, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। पर इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आप उसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे आप आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब यानी कि इसका इन्वर्स कर देंगे हम लोग। एरिया, ए से मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अब उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझे बच्चे आप लोग, इसका मतलब क्या है, जैसे, है ना,
ये मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग ये चीज समझे नहीं होंगे। लेंथ में तो आप समझ गए कि अगर दो सेम लेंथ की क्या है, इसको मैं अगर थोड़ा छोटा भी कर दूं, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, इसमें वो बता देता हूँ मैं आपको कि ठीक है, एक ये वायर थी मेरे पास, एक ये वायर थी, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, 5 mm, इसका भी 5 mm है ना, इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसकी लेंथ है 1 मीटर, है ना। अब इसमें क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो किसका ज्यादा होगा, जो आपकी लंबी वाली वायर है ना, हमने पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जितनी लेंथ कम होती जाएगी, मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस आपकी हाई होगी और इसमें रेजिस्टेंस आपकी लो होगी। अब मैंने क्या किया कि इसी लेंथ का एक वायर लिया, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में थोड़ा बढ़ा दिया, यानी कि इसकी मोटाई मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये मैंने 5 mm से कर दी, इसको 10 mm की कर दी, ठीक है, लेकिन इसका लेंथ 1 मीटर ही है। अब इसमें क्या हुआ, इसको ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, जितना यानी कि इसको पतला किया ना, तो करंट को फ्लो होने के लिए उतनी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, करंट कभी यहाँ से जाएगा कभी यहाँ से जाएगा, हो सकता जा ही ना पाए, है ना। अब इसमें क्या होगा, करंट को फ्लो करने के लिए एरिया थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, है ना, ज्यादा मिल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी जा सकता है, ऐसे ऐसे करके करंट जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले केस में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जितनी आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी या लेंथ बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इसमें क्या है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे जितना क्या होता जाएगा, जितना आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा उसके आपके रेजिस्टेंस पे उतना इम्पैक्ट डालेगा वो किस पे, नेगेटिव पे, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चे, यानी कि आपकी रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है, यानी कि जितना एरिया बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस उतनी कम होती रहती है, ठीक है। उसके आगे है आपका, इसके आगे जो हमारे पास पॉइंट है, इसमें बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। अब कैसे, टेम्परेचर से कैसे है, बोला कि जितना क्या होगा हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। मान लो क्या था, एक हमारे पास वायर थी, ठीक है, वायर थी, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें करंट जब जाएगा तो मान लो उसमें कुछ ऐसे पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, यानी कि आपकी ये क्या है, नॉर्मल स्टेट में, जैसे आपके जो पार्टिकल्स है इसमें वो नॉर्मल स्टेट में, तो ये क्या कर रहे हैं, ब्लॉकेज कर रहे हैं इसको, करंट को। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड कराई, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपकी ये जो अरेंजमेंट थी ना बच्चे, है ना, इसमें यानी कि थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आपका जितने जितने भी मेटल्स हैं या फिर आपके जितने स्ट्रक्चर्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है ना। तो ये हो सकता है कि ये आपके पार्टिकल एक्साइट की स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें क्या, इस केस में क्या होगा कि जैसे ये एक यूनिफॉर्म उसमें थे, पैटर्न में थे, हो सकता है उसकी यूनिफॉर्म जैसे डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसे एक जगह हो सकता है, इसी जगह ज्यादा डिपॉजिट हो जाए, यानी कि डिफॉर्म हो जाएगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़ा, उनकी जो हमारे जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफॉर्म होना शुरू होते हैं, यानी कि उनमें चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि आपकी रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। हो सकता है कि ये पहले इस फॉर्म में थे तो करंट को यहाँ से जाने के लिए ऐसे ऐसे पाथ मिल रहा था, हो सकता है सारे इसी जगह ब्लॉकेज कर दे, है ना, ऐसे ब्लॉकेज कर दे यहाँ पे,
खाली रहे बेशक, तो करंट तो आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा, उसके हिसाब से हमारी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। अब उसमें आगे एक चीज है, जैसे इसमें लिखा है कि इफ लेंथ एंड थिकनेस ऑफ अ वायर इज लार्ज, रेजिस्टेंस विल बी लार्ज। मतलब कि जितनी थिकनेस और वायर की जितनी लेंथ और वायर की थिकनेस बढ़ेगी, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस जो होगी लार्ज हो जाएगी। तो जितनी लेस होगी उतना आपकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ऑल्सो हायर टेम्परेचर लीड्स हायर रेजिस्टेंस, लोअर टेम्परेचर लीड्स लोअर रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे। अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो आपकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, आपका टेम्परेचर हाई होगा तो आपकी रेजिस्टेंस भी हाई होगी। ठीक है, उसके आगे ये हो गया आपका रियोस्टेट वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। अब उसके बाद चलता है आपका रेजिस्टिविटी। अभी हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अब रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। आगे जो हमारे पास है वो है रेजिस्टिविटी। अब इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं ना। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, मैं पॉइंट्स से समझाता हूँ आपको। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, ऑफ मटेरियल, जो कि क्या करती है, दैट रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब है रोकना, है। रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, है ना। जैसे कि हम रेजिस्टेंस से हम पढ़ते हैं कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, अपोज करती है, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टिविटी होती है। जैसे हम बोलेंगे, जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, आगे हम आप किसी चीज को डिस्कस करोगे, किसी मटेरियल के बारे में डिस्कस करोगे, तो ऐसे बोलोगे कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, यानी कि कम है ज्यादा है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि उसका एक गुण है। कि क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसका गुण गिना जाएगी कि कितनी रेजिस्टिविटी है उसमें, कितनी गुणवत्ता है ना, कितनी गुणवत्ता की रेजिस्टिविटी है उसमें, कि क्या कर पा रहा है वो, कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है, कितनी कम रेजिस्टेंस है, वो सारी इस चीज में आती है। तो ये क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। मटेरियल आपका कुछ भी हो सकता है ना इसमें, आपकी वुड भी हो सकती है, आपकी अलॉय भी हो सकते हैं, आपके मेटल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। नॉन मेटल कुछ भी हो सकते हैं, मटेरियल में सब कुछ आ जाएगा। अब उसके बाद जो आपकी रेजिस्टेंस होती है ना, इट इज कांस्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है ना, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट को आप के से भी लिखते हो कि ये जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है ना, मान लो किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी है ना, वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो बढ़ेगी या कम नहीं होगी। एक मटेरियल की स्पेसिफिक आपकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। अब मैं मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ सिल्वर का। जो आपका सिल्वर है वो, यानी कि सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है, यानी कि सबसे जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपका सिल्वर है। क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होगी। तो इसकी जो सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है आपकी, ये नोट कर लेना, हो सकता है आपको एमसीक्यू वगैरह में, है ना, यहाँ नहीं आएगा तो कहीं आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे तो वहां पे आपको काम आएगी, ये चीजें नोट कर लेनी। ये क्या है आपकी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओम मीटर, है ना। यानी कि इतनी आपकी पर मीटर में जो यानी कि रेजिस्टिविटी है, इतनी होती है 1.6
इंटू 10⁻⁻⁸ आपकी रेजिस्टिविटी ओम में नापते हैं ना हम लोग, इसको ओम बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी सिल्वर की रेजिस्टिविटी, ये चेंज नहीं होगी बच्चे। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूँ कि मैंने क्या किया, 10 ग्राम मैंने सिल्वर ले लिया, और मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहा हूँ, तो वो कोई चेंज नहीं हो जाएगी उसकी, जो इसकी रेजिस्टिविटी है, जो इसका गुणवत्ता थी, यानी कि इस रेजिस्टेंस से इसकी, वो कम नहीं हो जाएगी, वो आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻18 ही रहेगी। चाहे मैं उसमें 100 kg सिल्वर ले लूं, है ना, 100 kg सिल्वर से मैं बनाऊं उसको, या फिर 100 kg सिल्वर का ब्लॉक ले लूं, तो उसमें भी बच्चे सेम रहेगी, मतलब कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। चाहे आपकी मेटल की स्टेट या फिर उसका साइज या उसकी लेंथ बढ़ जाए तो उससे चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर हम उसकी किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इनकी सिल्वर की बात कर ली थी हम लोगों ने, तो इस केस में यही रहेगी, ये चेंज नहीं होती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट आपका, जो आपने देखा होगा, ये चीज आपने नोटिस करी होगी, जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसके लिए, आपकी वायर्स बनाने के लिए, है ना। ये वायर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट लॉस कम होता है, यानी कि आपकी करंट का जो लॉस, यानी कि आपके बड़े आगे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना इस चीज को, जैसे आप 11th 12th में, ग्रेजुएशन लेवल में, मास्टर लेवल पे इन चीजों को स्टडी करोगे, तो आपको पता लगता जाएगा कि, है ना, आगे वो चीजें क्या होती हैं। जो बच्चे कॉपर और एल्यूमिनियम है ना, वो आपके जैसे में कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, और इनकी जो रेजिस्टेंस होती है, जो इनकी रेजिस्टिविटी है, वो भी लेस होती है, वो भी लेस होती है ना, रेजिस्टिविटी लेस होगी, और इनसे हम लोग घर में जितनी भी आपने जो मेन लाइन होती है ना, मेन लाइन वो देखी होगी आपने, तो वो एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, या फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो लाइंस जाती है ना, जहाँ से और एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब सप्लाई करते हैं, तो वो हमारे एल्यूमिनियम की वायर्स होती है ना। और हमने देखा होगा कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की वायरिंग से करी होती है, उन्होंने कॉपर की तार होती है, जब उसको काटोगे ना अंदर कॉपर होता है उसके। अब आप बोलोगे कि सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, कि अगर कॉपर और एल्यूमिनियम आपके इतने गुड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी इतनी कम है, तो क्या इनकी रेजिस्टिविटी सिल्वर से भी कम है ना। नहीं बच्चे, इस केस में सिल्वर की ज्यादा है, लेकिन आप ये भी तो देखोगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम से जो प्राइस वाइज है ना, प्राइस वाइज वो सिल्वर भी तो ज्यादा है। अगर हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, अब की चांदी की तारे हम घर में लगवाए हैं ना, हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए, और हमें अपना काम भी करना है ना उसके हिसाब से। अब जो आपके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें तो जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे आपके गोल्ड का भी यूज होता है, जहाँ पे आप जरूरत पड़ती है वहां पे यूरेनियम का भी यूज होता है, प्लेटिनम का भी यूज होता है। लेकिन हाउस होल्ड में जैसे हम लोग अपने घरों के आम काम जो होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं ना, उनके लिए तो ना ये करेंगे, तो सब क्या चुरा के ले जाएंगे इसको, है ना, सिल्वर की वायर लगाओगे आप, जो आप मेन लाइन जाएगी तो सबसे पहले तो वही गायब हो जाएंगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम ये भी, यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इनसे हमारी जो इफेक्टनेस, जो इसकी इफेक्टनेस है ना, जो इसके काम करने की क्षमता है, वो भी अच्छी है। तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स बनाई जाती है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, सिल्वर के बराबर नहीं पर सिल्वर के आसपास होती है ना, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो हमारे एलॉयज होते हैं। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि एलॉयज क्या होते हैं, कोई ना, मैं वो भी बताऊंगा। आपके जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज यूज्ड एज हीटिंग डिवाइस, एज देयर एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई, है ना, अभी सारी रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, क्या है उसकी रेजिस्टिविटी हाई है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं,
रेजिस्टिविटी हाई होती है, और क्या करते हैं ये, एंड दे डू नॉट बर्न, ये जलेंगे नहीं। डू नॉट बर्न, जल, ऐसे लिख लेते हैं कि डू नॉट बर्न इजीली, इतनी आसानी से जलते नहीं। जैसे कि आपके हीटर देखे होंगे आपने, आप सर्दियों में हीटर की जरूरत पड़ेगी है ना, उसमें पतली सी कोयल होती है ना, पर वो आपने देखा होगा कि जितना मर्जी उसको हीट कर लो, वो रेड हो जाती है, सब कुछ होता है, पर वो जलती नहीं है ना। और जो हमारी आयरन होती है, यानी कि हमारी जो प्रेस होती है ना, उसकी जो प्लेट होती है ना, वो भी आप देखोगे कि काफी गर्म हो जाती है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है ना। तो कितने सालों से हम, साल 2 साल, जैसे आप मेंटेन करके रखोगे उसको, जितने बजे साल चला लो उसको, तो वो चलती रहती है ना। तो इसका मतलब कि क्या है, जो एलॉयज होते हैं, वो यानी कि आपके यूज एज हीटिंग डिवाइस, जितने भी आपके ब्लोअर हो गए, हीटर हो गए, है ना, आयरन होगी आपकी, ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी एलॉयज से बनी होती है, क्योंकि वो आपके हीट को यानी कि अच्छे से वो क्या करते हैं, सह सकते हो, जलते नहीं है इजीली। अब आप यही सोचो, मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एलोइज के होते हैं ना, एलोइज, यही मैं बता रहा हूँ। अभी आपकी 10th क्लास है तो आप छोटे हो, है ना। जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे, सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी, पर आपको है नहीं एक आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास आयरन है, ठीक है, आयरन से भी आपके करंट पास हो जाता है, आयरन है, और मैं क्या करता हूँ, आयरन की एक पतली सी वायर बनाता हूँ, ठीक है, पतली सी वायर बनाता हूँ, इतनी पतली है कि मान लो ये 1 mm की है, ठीक है, बहुत ज्यादा पतली है। जब मैं इसमें करंट को पास कराऊंगा ना, ठीक है, करंट जब इसमें से पास जाएगा, एसी करंट करेगा या डीसी करंट, जो सा भी करंट पास करेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसकी एक लिमिट है ना, इसकी एक लिमिट है। चाहे वो हीट सहन करने की हो, कुछ भी हो, है ना, इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है। वैसे तो ज्यादा होता है आयरन का, लेकिन हमने एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इसमें फ्लो ऑफ करंट आपका बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो मान लो ये जैसे ही 105 हुई या 110 हुई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं से मेल्ट हो जाएगी और ये टूटेगी, है ना, टूटेगी। आपने देखो ये चीज आपने नोटिस करी होगी, जो हीटर होता है ना बच्चे, वो जो जो दूसरा हीटर होता है, मिट्टी का बना होता है, और उसमें कोयल्स होती हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके जो हीटर होता है, ऐसे 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 कोयल्स होती हैं उसमें बनी। आप, जब मैं छोटा था ना, तो हम ये चीजें उसमें देखते रहते थे, जैसे जल गया कुछ तो ऐसे करके यहाँ से होता है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, इसका नीचे से भी कनेक्शन होती है, कनेक्शनिंग होती है, इससे ये वाली तार इसकी जुड़ी होती है। तो ज्यादा टाइम जो जलता है ना, ये यहाँ से कम जलेगा, लेकिन यहाँ से ज्यादा जल जाता है, इस जगह से ज्यादा जल जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको ऐसे करके ज्वाइंट करके फिर से जुड़ा देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, जो आपके नीचे लगा था, है ना, ये मान लो कोई ऐसा मेटल था जो आपका एलोय नहीं था, तो ये क्या हो गया, इजीली बर्न हो गया। लेकिन आपकी ये वाली कोयल जो है ना, आप देखोगे जब तक आप इसमें पानी नहीं गिराओगे या कुछ ऐसे बाहर से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करोगे, तो इतनी आसानी से जलती नहीं है या टूटती नहीं है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसकी जो आपकी हीट रेजिस्ट करने की कैपेसिटी थी वो कम थी, लेकिन एलोय की ज्यादा थी। क्यों, एलोय एलोय होता क्या है, एलोय जैसे मान लो आपका आयरन था, है ना, मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हुई कि ये क्या हुआ, हीट हीट जैसे बढ़ी, तो इसमें मेल्ट हो गया, मान लो, है ना, ये मेल्ट ही होता है तभी ब्रेक होगा, मेल्ट हो गया। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इम्प्योरिटी ऐड करूंगा थोड़ी सी, इम्प्योरिटी ऐड करूंगा, क्यों, ताकि मैं इसकी जो क्वालिटी है, आयरन की जो क्वालिटी है, उसको एनहांस कर सकूं, ठीक है, जो आपकी आयरन की क्वालिटी है उसको एनहांस कर सकूं, उसको बढ़ा सकूं। जैसे अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा था, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसी यानी कि और जो आपके मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे या कुछ भी मटेरियल हो सकते हैं, जो आपके इसको अपोज करते हैं ना, जो आपकी हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, तो थोड़ी सी मैं क्या करूंगा, उसकी इम्प्योरिटी इसमें डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है बच्चे, वो एलॉय होते हैं आपके, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका एक सब्सटेंस है, उसमें आप इम्प्योरिटी डालोगे, या आपका मेटल है उसमें आपने इम्प्योरिटी डाली, जो उसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो एक एनहांस्ड, उसमें जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो क्वालिटी उसकी एनहांस होती है, तो वो आपका एलॉय होता है, ठीक है बच्चे। इसीलिए जो आपके जितने भी हीटर होते हैं, आयरन होती है ना, वो आपके ब्लोअर हो गए, उन सभी में क्या होता है, एलॉयज का यूज होता है। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, आगे चलते हैं।
उसके बाद आता है रेजिस्टर। हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ लिया ना, जो कि प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टर। अब ये रेजिस्टर क्या है ना, रेजिस्टर। इसकी डेफिनेशन है बच्चे, a resistor is an electrical component that limit or regulate electric current। ठीक है, या फिर a resistor is anything that electricity can't travel easily, है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास नहीं हो सकती। तो इसकी मेरे पास एक फोटोग्राफ है आपका, इसमें ना एग्जाम्पल में फैन, बल्ब और टीवी भी दिया गया है, ठीक है। वो आपको अभी हो सकता है आप समझ रहे हो, है ना, आपको पहले से इस चीज के बारे में पता हो। अगर ना पता होगा तो ये आपको आगे चीज पता चलती जाएगी, जैसे हम इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो करेंगे, उसमें आप पता चल जाएगा आपको कि ये क्यों बोला है इसको, कि आपका फैन और वो। ये देखो, अब ये आपका रेजिस्टर है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टर, एक यानी कि इसको आप ऐसे शो करोगे, ठीक है। और रेजिस्टर किस लिए यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, लिमिट करंट इन सर्किट। जो आपका सर्किट चलता है ना, उसमें आपके करंट को लिमिट करते हैं, ठीक है। डिवाइड द वोल्टेज, वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे, है ना। और इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव करंट। यानी कि मान लो कि क्या हो रहा है, कि 100 वोल्टेज की करंट आ रही है या 220 वोल्टेज की करंट आ रही है, लेकिन आपका जो इक्विपमेंट है, जो आपका चार्जर है, जो आपका टीवी है, जो आपका एसी है, फैन है, उसको कम चाहिए, है ना। उसको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, उसको 50 वोल्ट ही चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, रजिस्टर उसमें हेल्प करता है उसकी, उसको कम करेगा, लिमिट करेगा करंट को, जो आपके सर्किट में करंट आ रहा है ना, उसको कम करेगा और आपके डिवाइस को जितना चाहिए होगा उतना ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है अच्छे। ये काम होता है आपके रजिस्टर का, और आपका रजिस्टर ऐसा ऐसा होता है, देखा होगा आपने, जो आपके टीवी या फिर चार्जर हो गया, और भी जो आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रजिस्टर। कितना ही था बच्चे इसमें। अब उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से बच्चे आपके बनेंगे क्वेश्चंस किस चीज के, न्यूमेरिकल बनेंगे आपके। ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें यानी कि दो टाइप के होते हैं आपके जो रजिस्टर्स होते हैं ना बच्चे, है ना, आपका जो सिस्टम होगा उसमें यानी कि कनेक्ट करने का भी इसका तरीका होता है, कि आपके जो जितने भी रजिस्टर है ना, उनकी रेजिस्टेंस आप जब एंड में फाइंड आउट करोगे, जब भी रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है ना, जिसमें रजिस्टर आपकी कनेक्टेड है, उसकी आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोलेगा। अब आगे जो आपके क्वेश्चन है ना, इसमें इसमें क्या करना है, आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस फाइंड कैसे होगी, दो तरीके से होती है बच्चे, ठीक है। हमारे पास जब हम कनेक्शन करते हैं ना, जैसे आपके घर में भी जो वायरिंग होती है ना, वो उसका भी तरीका होता है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग ये चीज समझेंगे कि हमारे जो रजिस्टर होते हैं, वो बच्चे दो तरीके से कनेक्टेड होते हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन से केस में, करंट के और उसके वोल्टेज वाले केस में, है ना। जो करंट होता है, करंट को किसमें, एम्पेयर में नापा जाता है ना। और जो आपकी वोल्टेज होती है ना, उसको किसमें नापा जाता है, वोल्ट में, है ना। वोल्ट, उसके लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। और जो आपका करंट है उसके लिए एम मीटर लगाते हैं ना, एम्पेयर में नापते हैं उसको। तो उसमें देखा था हम लोगों ने, एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताई भी थी, कि जो आपका एमीटर होता है उसकी कनेक्शनिंग कैसे होती है। जो एमीटर होगा उसकी कनेक्शन आपकी सीरीज में होगी, है ना। और जो आपका जो वोल्ट मीटर आता है ना, वोल्टेज
उसमें आपकी जो पैरेलल में हुई थी कनेक्शन, ठीक है। तो यही चीज हम इसमें भी करेंगे, जो हमारा पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारा जो रजिस्टर है उसको सीरीज में लगा के देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला है आपका रजिस्टर इन सीरीज। मतलब कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जब आपके रजिस्टर लगे हों किसमें, सीरीज कनेक्शन में लगे हों। और एक चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है, कि इस केस में जब आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है, आपका करंट आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। कैसे होता है वो आपको आगे पता चलता जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपके देखो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके। तो मैं यहाँ पे आपका जो रजिस्टर होते हैं उसको आपने पढ़ा था ना, जो सिंबल्स पढ़े थे, हैं? ऐसा ऐसा बनाया था कुछ, है ना, ऐसा ऐसा कुछ बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ऐसे तीन बना लेता हूँ। ऐसे ऐसे मैंने बना लिए तीन। ये क्या है, आपके रजिस्टर है, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ R1, ये आपका R2, और ये आपका R3, ठीक है। अब आपका सर्किट डायग्राम में जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। ये है, एक ही चीज है। मैंने बस इसको येलो से इससे कर रहा हूँ कि ये आपकी जैसे आगे डायग्राम जो जोड़ता रहेगा, यानी कि ये आपकी येलो कलर की आपकी वायर है, और ये बाकी आपके रजिस्टर है, ठीक है। जब भी आप कोई सर्किट डायग्राम बनाओगे, है ना, तो उसको पावर देनी पड़ती है। तो उसको पावर देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बैटरी लगानी पड़ेगी, है ना। हम जितने भी हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो हम छोटे लेवल पे करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, जब भी आप लैब में करोगे, है ना, तो बैटरी लगानी पड़ेगी आपको इसके लिए। तो अब देखो, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बैटरी। ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। यहाँ पे मैं की लगा देता हूँ, आपको पता ना की का काम क्या होता है, और आपने सिंबल्स में पढ़ा था। ये इस टाइम ऑन पोजीशन पे है, यानी कि क्लोज है इस टाइम, ये इसका कनेक्शन सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये जो आपकी बैटरी है ना, कितना करंट भेज रही है, तो उसको नापने के लिए मुझे यहाँ पे एक एमीटर भी लगाना पड़ेगा, है ना। मुझे पता होना चाहिए कि कितने उसमें जा रहा है। तो आपका क्या होगा, जो पॉजिटिव साइड होगी बैटरी की, उसी की तरफ आपका पॉजिटिव के साथ आपको पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव के साथ आपका नेगेटिव है। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से। और ये कनेक्शन ये वाला नेगेटिव वाला यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये आपका आई करंट है, ये आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो आपकी जितनी भी है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ वोल्ट मीटर। आपको ऐसे से सर्किट डायग्राम बनाए होंगे, और इनकी वैल्यूज दी होंगी, है ना, जो आपके न्यूमेरिकल होंगे। और इसमें आपसे पूछा जाएगा, मेरे पास तीन रजिस्टर थे, है ना, तो मैं क्या करूंगा, तीन यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूंगा। इनको कनेक्ट करने के लिए भी ध्यान रखना है, जो बैटरी का पॉजिटिव है उस तरफ आपको जो भी वोल्ट मीटर एमीटर लगा रहे हो उसका पॉजिटिव रखना पड़ेगा, नहीं तो वो चलता नहीं। ये V1 मान लेता हूँ, ये V2 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं V3 मान लेता हूँ, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, हमारे देखो वोल्टेज भी यूज हो रही है ना।
और हमारा क्या क्या यूज हो रहा है, वोल्टेज हो रही है ना, करंट और रेजिस्टेंस, हम सारी चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे वोल्ट मीटर भी लग गए। ये है, इस तरफ आपका पॉजिटिव, इस तरफ आपका नेगेटिव, इस तरफ आपका पॉजिटिव, इस तरफ आपका नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करेंगे हम इसको मेजर, ठीक है। तो अब देखो ये आपका एक सर्किट बन चुका है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, अब इसी के थ्रू मुझे एक फॉर्मूला निकालना है, इस डायग्राम के थ्रू मुझे एक फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ये आ गया आपका क्या, आपका रेजिस्टर्स को हमने किसमें कर दिया कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टली ऐसे कनेक्शन होता है ना, ऐसे कनेक्शन हो रहा है, और जो आपके वर्टिकली कनेक्शन होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ कनेक्शन होंगे आपके, है ना, वो क्या होते हैं। देखो जो आपके रजिस्टर है, एक सीरीज में एक रजिस्टर मैंने ऐसे लगाया, एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगाया, एक रजिस्टर यहाँ पे लगाया, है ना। जो आपके उस पैरेलल में लगे हैं, वो कैसे लगेंगे, एक दूसरे के पैरेलल में ऐसे, यानी कि ऐसे लगे हैं पैरेलल, ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है ऐसे जो होगा, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल, ये सीरीज में, ये इसके पीछे है ना, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, तो ये वाली सीरीज है। तो हमने इसको कनेक्ट करा है सीरीज में, ठीक है, इसको हमने कर दिया कनेक्ट सीरीज में। अब इसी के थ्रू मैं क्या करूंगा, ये आपका रजिस्टर इन सीरीज है, ठीक है। अब जहाँ पे क्या है आपका आई, आई क्या है आपका कांस्टेंट है, यानी कि बैटरी क्या है आपकी, जो करंट दे रही है आपका वो कांस्टेंट होगा, है ना। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा करंट में, आपका करंट सेम ही थ्रू आउट जो सर्किट जाएगा, आपका करंट सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो क्या क्या है, हमारी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है और हमारी वोल्टेज, है ना। तो इसके लिए V1 V2 और V3 लगाया हम लोगों ने, वो चेंज होंगी इस केस में। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, कि जो आपकी वोल्टेज होती है ना, वो करंट इंटू रेजिस्टेंस होती है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस होगी। आई आपका करंट है, आर आपकी रेजिस्टेंस है ना। ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। तो अगर मैं इस चीज को मान, ये चीज को मैं अगर मान के चलूं, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन आप यहाँ पे देखो V यहाँ पे कितने हैं, V1 है ना, वोल्टेज, वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3, है ना। उसके वोल्ट मीटर 1, वोल्ट मीटर 2, वोल्ट मीटर 3, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, और करंट इसमें देखो, करंट आपका थ्रू आउट जो सर्किट है वो सेम चल रहा है ना। तो करंट में कुछ नहीं, करंट आपका कांस्टेंट है, करंट आपका आ ही रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मुझे V1 चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, करंट आपका कांस्टेंट था, तो उसके लिए मुझे R1 लेना पड़ेगा, V1 निकालने के लिए मुझे R1 लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर मुझे V2 चाहिए, तो मुझे क्या आपका करंट कांस्टेंट था, तो इसमें मैं R2 रजिस्टर नंबर 2 को लूंगा, ठीक है, ये वाला। यानी कि इसको देखो अलग अलग, इसमें वोल्ट मीटर लगे ना सभी में, इसकी रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर के लिए ये लगा, इसके लिए ये लगा, है ना, V1 V2 V3 सबके लिए अलग अलग लगाए हुए हैं। तो इसमें जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आएगी, जो उसके परस्पेक्टिव में उसके सामने जो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। अब एंड में मुझे चाहिए कि मेरे को फाइनल वोल्टेज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। अगर मुझे फाइनल V चाहिए, तो मैं कर दूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब जो इनकी वैल्यूज थी वो मैं पुट करता जाता हूँ, ठीक है। V था आपका IR1, V2 था आपका IR2, और V3 था आपका क्या, IR3, ठीक है। अब देखो इन सब में I जो आपका कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ ना। मैथमेटिक्स यूज होता है, देख लो थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में, थोड़ा क्या है ना कि आपको आगे मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ये तो छोटी मोटी कैलकुलेशंस है, जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपकी और भी कैलकुलेशंस बढ़ती जाती है ना। तो मैथ्स चलता है पैरेलली फिजिक्स के साथ। तो इस केस में क्या हो गया, ये हमारा फाइनल बन रहा है। मैंने क्या किया, आई को कॉमन ले लिया, और आपका R1 R2 R3 ऐसे बच गया। अब आपने एक और चीज देखी है, आपने बोला था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। V इज इक्वल टू आई आर, मतलब इस V की जगह मैं आई आर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हमने यहाँ पे बोला तो है V इज इक्वल टू आई आर, मैं इस V को आई आर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सामने जो आया था इसको एज इट इज ही लिख दूंगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, ये आर था, सॉरी आई था, इसको मैं इससे काटूं, कटिंग होगी इसकी, तो मेरे पास फाइनल क्या बचा, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमने क्या निकालना था, हमने रेजिस्टेंस ही निकालनी थी, लेकिन ये हमने निकाली किसमें, रेजिस्टेंस निकाली है सीरीज में। जब भी आपसे आगे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बनेंगे और वहां पे आपको फॉर्मूला चाहिए होगा, है ना, कि रेजिस्टेंस निकालनी है, लेकिन हमें निकालनी सीरीज में, तो आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बच्चे, ये चीज इतनी है। और ऐसा ऐसा आपको डायग्राम आएगा, इसमें मैंने वैल्यूज पुट नहीं करी है, जैसे यहाँ पे हो सकता है आपको वोल्ट ये कुछ रेजिस्टेंस दी होगी, है ना, करंट आपको कुछ दिया होगा, है ना, वोल्टेज आपको कुछ दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लोगे, ठीक है। बस जहां जहां पे आई है वहां वहां पे जो आपकी करंट की वैल्यू होगी वो पुट कर देना, जहां पे वी की वैल्यू होगी वो पुट कर देना, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो पुट कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसी इस फॉर्मूले से, है ना, वी इज इक्वल टू आई आर, इसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। इसके आगे आपके पास क्या, इसके बाद है आपके पास एक और चीज, हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने सीरीज में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसको कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस की किसमें, पैरेलल में पर कनेक्शन उसका, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जब कनेक्शनिंग जो है सर्किट डायग्राम की जो पैरेलल में हुई हो, है ना, अभी हमने किसमें करा था। और इस केस में ना बच्चे ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें वोल्टेज है वो आपकी कांस्टेंट रही है ना, जैसे आई उस केस में करंट तो आपका चेंज नहीं हुआ था ना किसी भी थ्रू आउट प्रोसेस, जितने भी हमने डायग्राम में चेक किया था ना, उसमें सारे में करंट आपका सेम ही रहा था। अब इसमें देखो, जो आपका पैरेलल है उसमें आपको फाइंड क्या करनी है, रेजिस्टेंस ही फाइंड करनी है आपको, मतलब आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, पर पैरेलल के तुम निकालोगे जो आपके रेजिस्टर है उनके, ठीक है। तो इसको बनाते हैं अब। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का ये डायग्राम हमने ऐसे बनाया था ना, सिंबल, ठीक है। तो पीछे हमने 3 लिए थे, तो मैं यहाँ पे भी 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ इनको, देखो किसमें, इनकी इनकी जो कनेक्शनिंग करूंगा ना मैं, वो कर रहा हूँ मैं पैरेलल में, मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल ही लगाए हैं ना, वर्टिकली लगाए हैं ना मैंने, ऐसे करके सीधे नॉर्थ टू साउथ की तरफ लगाया है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन है, एक के बाद एक रो में आ रहे हैं ना, ऐसे रो में आ रहे हैं। तो ये आपके हो गए पैरेलल में होगी। अब देखो मैं इसकी कनेक्शन करूंगा, तो उसकी कनेक्शनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वायर है ना, इसको सर्किट से जोड़ दूंगा मैं। और आपको पता है कि जब सर्किट बनता है तो उसको पावर भी देते हैं हम लोग सर्किट को, है ना। तो पावर देंगे तो किससे देंगे पावर, हम लोग बैटरी से देंगे पावर तो। पावर देने के लिए मैंने बैटरी का यूज करा है यहाँ पे। ये तो सेम ही आ जाएगा ना, यहाँ पे मैं की लगा दूंगा जो कि आपकी क्लोज है, ठीक है। और करंट को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, एमीटर लगा दूंगा। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ हमें एमीटर का पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब इस केस में देखो, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, ये करंट फ्लो हुआ। अब आपने देखा कि करंट क्या हुआ, आगे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बच्चे, ठीक है। एक कुछ पार्ट करंट का यहाँ चल जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे चल जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे चल जाएगा। अब इसको अगर आपको इजीली समझना है, तो मान लो एक रिवर थी, ठीक है, एक नदी आ रही है, ठीक है, उसमें पानी है। वैसे आपका ये करंट है, करंट में जैसे कुछ पोटेंशियल होगा, है ना, इसमें पानी आ रहा था इतना इतना। अब आगे क्या हुआ, यहाँ पे 3 पाथ बन गए, ठीक है। आगे मान लो डैम, जैसे आप डैम देखते हो ना, डैम में हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी आया लेकिन यहाँ पे जा रहा है, तो इसमें 3 पार्ट हो गया आगे बच्चे, ठीक है इसके। अब पानी के 3 पार्ट हो गए, है ना।
पानी तो इतना ही था हमारे पास, मान लो कितना, 10 लीटर था मान लो, या 100 लीटर था, है ना, 100 लीटर पानी था। मैंने क्या किया, उसको फेंका, लेकिन यहाँ पे चैम्बर बने होते, उनमें चला गया। अब पानी क्या है, कम ज्यादा यहाँ पे चला जाएगा ना। अब मुझे नहीं पता कि कितना कितना गया, हो सकता है यहाँ पे 10 गया है, यहाँ पे 20 गया है ना, और जो बाकी हो सकता है यहाँ पे 70 गया है, कुछ भी जा सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये करंट भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आई था, ये आपका I1 हो जाएगा, ये आपका I2 हो जाएगा, है ना, और ये आपका I3 हो जाएगा। वैसे ही ये आपका रजिस्टर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, रजिस्टर 2, और ये रजिस्टर 3, है ना। इसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा ना। वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से वोल्ट मीटर लगाऊंगा। बताया था ना मैंने आपको, क्या किया था हमने, यहाँ पे हमने वोल्टेज कांस्टेंट ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। ध्यान रखना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव है उसी के साथ जो भी अप्लायंसेस आप जो भी आप लगाते हो, है ना, वोल्ट मीटर लगाते हो चाहे आपका एमीटर लगाते हो, तो उसका सेम होना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या आ गया हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे करंट था पहले, है ना, यहाँ से करंट गया, लेकिन करंट डिवाइड हो गया 3 पार्ट में। I1 I2 और I3। हमारे पास रेजिस्टर भी कितने हैं, 3 है, तो उसको R1 R2 और R3 ले लिया है ना। और इसमें कांस्टेंट क्या है, वोल्टेज आपकी इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ही हम लोगों ने वोल्ट मीटर का यूज करा है जो आपका सीरीज में। उसको मेजर करने के लिए क्या किया मैंने, है ना। अगर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कनेक्शन किया, यहाँ से जो करंट जा रहा था वो, और जो फाइनल करंट निकला है ना, वो मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इस केस में भी मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि जब आपका रेजिस्टेंस को आप हाँ पैरेलल में कनेक्ट करते हो, वैसे जैसे हमने पहले सीरीज में कनेक्ट करा था। अब हमने क्या किया, इसको पैरेलल में कनेक्ट करा है। जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो हमारी रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, ठीक है, वो चीज देखेंगे अब हम लोग। तो चलो करते हैं इसको भी, है ना। तो सबसे पहले हम, जो फॉर्मूला था हमारे पास, V = IR, है ना, उसकी हेल्प लेंगे। लेकिन इस केस में क्या करेंगे हम लोग, हम करते हैं I = V/R हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे इसको, ठीक है। हमने क्या किया, हम करंट को देख रहे हैं, करंट क्या कर दिया हम लोगों ने, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दिया, है ना। तो अब मैं इसको करना चाहूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, आई भी है, वी भी है, और आर भी है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे I1 चाहिए, ठीक है, ये हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमारे पास क्या, वोल्टेज तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, जैसे हमारे V = IR था। उस केस में हमारे पास क्या था, आई हमारा कांस्टेंट था, और हमारा आर और ये जो है हमारे वेरी कर रहे थे, चेंज हो रहे थे। तो इस केस में अगर मुझे एक एक फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना है, मुझे आई फाइंड आउट करना है, तो मुझे कांस्टेंट को इसके साथ लाना पड़ेगा, इस तरफ इक्वल टू की दूसरी तरफ, यानी कि जो आपकी एक चेंज होने वाली आपकी जो वैल्यू है ना, उसको मुझे कांस्टेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको वोल्टेज को दूसरी तरफ ले गया। अब मैं यहाँ पे I1 देख रहा हूँ। अगर मैं I1 देखूंगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज आपकी सेम थी, है ना। इसमें चेंज क्या हो रहा था, आपका रेजिस्टेंस। तो आई के केस में क्या, I1 के केस में क्या हो जाएगा, I1 = V आपका कांस्टेंट था, और R1। I2 के केस में क्या हो जाएगा, V/R2। ऐसा हमारा थर्ड केस में I3, यानी कि जो हमारा करंट, थर्ड करंट जो है हमारा, है ना, जो पार्ट्स में हो गया था। तो थर्ड वाले रेजिस्टेंस के पास गया था, हमारे पास ये चीज बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइनल, जैसे हमने वहां पे किया था पिछले वाले केस में, हम लोगों ने वोल्टेज को करा था ना फाइनलाइज। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनल करंट कितना है ना, वो पता लगाना है। तो मैं जितने भी करंट यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुए थे, है ना, उनको प्लस करूंगा। ऑब्वियस सी बात है ना, 1 2 और 3, ये मैं प्लस करूंगा इनको। अब देखो, इस केस में हमने बोला कि I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। तो मैं इनको पुट कर दूं ऐसे, चाहे आप आई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी है। मैं एक काम करता हूँ, पहले
इनकी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ये था, ये आपका v कांस्टेंट था, ये r1 है ना, i1 के केस में v r2 और v अपॉन r3, ऐसा हो जाएगा, है ना बच्चे, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले i की वैल्यू भी डाल देता हूँ, या फिर मैं यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये दोबारा लिखना पड़ेगा स्टेप नीचे। तो मैंने क्या किया, v अपॉन r, है ना, जो आपका i है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना, मैंने वही करा, आई की जगह क्या कर दिया, वी अपॉन आर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वी अपॉन आर लिख दिया आई की जगह, क्योंकि ये दोनों सेम, तो मैंने एज इट इज लिख दिया इसको। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, ये आपका आया वी अपॉन आर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से वी आपके कॉमन है ना, तो मैं इनको कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो मेरा ये आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा, जहाँ यहाँ से वी चला गया था तो यहाँ पे वन बच जाएगा, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। तो अब ये v से इस v को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर वन बचा और नीचे r बचा, तो ये आपका हो जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, और ये हो जाएगा वन अपॉन आर थ्री, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, जब आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे कि इस केस में, पैरेलल वाले केस में, जब आपके रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपकी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, ऐसे वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है बच्चे। तो आगे से जब आपको कोई भी यानी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको सीरीज में कनेक्ट करके दिए हुए हैं आपके रजिस्टर, और पैरेलल में कनेक्ट करके दिए हुए हैं ना, तो आप इसमें से इन फॉर्मूले के इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालोगे आप पैरेलल वाले केस में, और जो पहले वाला बताया था ना जिसमें आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, उस केस से निकालोगे, अगर वैसा आएगा तो उस केस में यूज करोगे आप, सीरीज वाले केस में यूज करोगे उसको, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आपका पैरेलल के लिए आ जाएगा, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो आ जाती है, ठीक है। और जो आपका पैरेलल में है उसमें आपकी वोल्टेज कांस्टेंट होती है, और जो आपका सीरीज में था, सीरीज में आपकी करंट जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चे। ये बस इतना ही डिफरेंस है इस दोनों में। ये हो गया आपका, इसके बेस पे आपके क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक जैसे एग्जांपल टाइप में समझा दिया है ना, कि कैसे आपके न्यूमेरिकल यहाँ से बनेंगे, आगे जैसे जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे उनको भी करेंगे हम लोग। तो आपका जो प्रोसेस रहेगा यही रहेगा, ठीक है। और जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो ये है पैरेलल के लिए, और जो आपका सीरीज के लिए था वो ये वाला फॉर्मूला था। ध्यान रखना है कि जिसमें पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है, और जो आपकी सीरीज में होगी वो करंट कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये सीरीज वाली ऐसे कनेक्शनिंग होती है, और जो आपकी पैरेलल वाली कनेक्शनिंग ऐसे होती है, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में बच्चे इतना ही है, जो आगे होगा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।